हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, अभी तक तो हमारा 29 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है ना। और लगभग 5-6 जो है एमसीक्यू के लेक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। कल ही हमारा जो है एमसीक्यू का सीरीज लॉन्च भी हुआ है, ऑलरेडी 5-6 पहले कर लिया है हमने, है ना। और आज जो हमारा बैंकिंग का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो बैंकिंग आज के बाद खत्म, फिर अगले जो होगा आपका शुक्रवार से यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को आपका इनकम टैक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस महीने के मतलब मुझे लगता है इस महीने के 25 तारीख तक आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। कहां? सिर्फ यूट्यूब पर, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्लास में और आज तीसरा लेक्चर की शुरुआत करेंगे। उससे पहले कुछ कुछ और चीज समझेंगे। देखो क्या है ना, सिलेबस मैंने आज लाया है आपका, ठीक है। तो कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कंप्लीट हो चुका है वो भी आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो पहले चलते हैं क्लास में सॉरी हाँ, पहले चलते हैं क्लास में। अब देखते हैं क्या बेसिक चीज। अब सर क्या बेसिक चीज है? पहला, सर हमेशा मेरे पास फोन आता है, कमेंट्स में भी देखने को मिलता है सर नोट्स कहां मिलेगा। तो मैं हर वीडियो के शुरू में ही बता देता हूं कि जो वीडियो आपको नोट्स मिलेगा ये टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। अब देखिए इसको एक साथ टाइप करिएगा और सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स ऑलरेडी वहां पे लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। प्लस अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो उसको जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा भैया नोटिफिकेशन आपको हर स्टेट में जो भी एग्जाम्स आएंगे ना JSSC में, वो कॉमर्स का जो होगा वो सारा यहाँ फ्री में कराया जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्लस अगर कोई दिक्कत अगर आ रही है तो व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। कोई परेशानी हो, नहीं मिल रहा है PDF वगैरह, तो मैं लिंक भेज देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मांगा तो मैंने दे दिया व्हाट्सएप पे, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 13 आज हम लोग पढ़ने वाला है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। किसका? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या कि LIC का और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। देखो ये तो हम आज शुरू करेंगे। पहले मैं थोड़ा चलता हूं सिलेबस पे, ठीक है, कि देखो अभी अब तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, फिर हम यहाँ पे आएंगे आराम से। आओ देखो, ये है हमारा सिलेबस। ये उसका टोटल 95 पेज का जो आया था ना नोटिफिकेशन, उसका उसी को खोल के मैं रखा हूं, है ना। और उसी का आपका सिलेबस है। देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया ये पढ़ा दिया पूरा का पूरा अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, जिसमें हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वगैरह सब है। ये नहीं पढ़ाया है मैंने अभी पूरा इनकम टैक्स, इसी को मैं शुरू करने वाला हूं नेक्स्ट बार से। नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब पढ़ा दिया है। इसका भी प्रैक्टिकल पार्ट 1-2 लेक्चर में लूंगा, इसको भी पढ़ाऊंगा। प्लस सिग्निफिकेंस, ये ऑडिटिंग है, पूरा का पूरा मैंने ऑडिटिंग पढ़ाया है। इसको जाके एक बार ध्यान से देखिएगा, जो जो इसमें है, मतलब पूरा ऑडिट तो नहीं पढ़ाया, इसमें जो जो है पढ़ा दिया है। प्लस ये देखिए कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM का 2 ही लेक्चर लिया मैंने, लगभग 2 से 2.5 घंटे का। ट्रस्ट मी, उन 2 लेक्चरों में मैंने इतने शॉर्ट फॉर्म में सारा का सारा चीज आपको कवर करा दिया है ऑलमोस्ट तरीके से, ठीक है। फिर भी टाइम बचा और तो फिर मैं इसको और फिर से कराऊंगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे लगता है एग्जाम के पर्पज से आप देखो तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेफिशिएंसीज, ये बैंकिंग, अभी देखो बैंकिंग के 5वां या 6ठा लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाला है। ये देखो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट स्टेक ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड दियर रेगुलेशन। तो सेबी के बारे में ये पढ़ने वाला है। तो ये आज पूरा का टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे पहले ये पढ़े थे, फिर ये भी पढ़े, ये भी पढ़ा, ये और ये, मतलब 5-6 लेक्चर हमने सिर्फ बैंकिंग पे खत्म किया। तो ये भी ऑलरेडी आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, चाहे तो देख सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इस पे भी मैंने क्लास ले रखा है। चलिए ये डी पे मैंने नहीं लिया, इस पे देखता हूं, एक आध क्लास ले लूंगा, है ना, ये वाला। बाकी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थर्ड और 4, ये जो थर्ड और ये 4 है ना, इस पे मैंने एक क्लास बहुत प्रिस्क्राइब वे में बहुत सही तरीके से पढ़ाया है। आप सर्च करिएगा, कोई भी टॉपिक उठाइए और सर्च करिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहीं नहीं जाना है। और इसमें ये सारा मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ तो पूरा पढ़ा दिया है मैंने, एक लेक्चर लेके, ठीक है। बचा फर्स्ट में, तो फर्स्ट में मैंने सिर्फ सेकंड नहीं पढ़ाया है। कौन सा? ये इंपॉर्टेंस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, जो मैं पढ़ा दूंगा। और उसके साथ साथ जो है अगर बात करें हम दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में भी ऑलमोस्ट हो चुका है। सिर्फ एक डी नंबर बचा था, क्रॉसिंग इंडस्ट्रमेंट, यानी कि 1 का बी और 2 का डी, 2 का डी नहीं, हाँ सॉरी 1 का बी और 2 का, ये देखिए डी, यही दोनों बचा हुआ है। अगर मेन बात करें तो यही दोनों बचा हुआ है, इसके अलावा सारा टॉपिक मैंने कवर करा दिया है। नहीं देखा है, देखिए जाके चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्या,
LIC। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आया कब, चूंकि पूछा है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कि भैया कहां कहां इन्वेस्टमेंट करता है LIC। एक मिनट रुकिएगा, कहां कहां इन्वेस्टमेंट करता है ये LIC, ये बोल रहा है जी सर। तो आप एक बात बताइएगा, ठीक है, क्या बताइएगा, एक बात बताइएगा। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि LIC होती क्या है ना, और LIC का इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस समझते हैं। आइए चलिए सॉरी कह रहा है LIC स्टैंड्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो यार इसमें सिर्फ डेटा है, डेटा मतलब लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका कोई नोट्स वैसा बनाया नहीं, आपको मैं बता रहा हूं वो लिखते चले जाना, नोट्स बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मैं वैसे PDF तो डाल ही दूंगा, लेकिन फिर भी नोट्स बनाना, डेट वाइज याद करना पड़ेगा, जरूरी है। LIC स्टैंड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन इंडिया। कह रहा है अपना बिजनेस जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट फॉर्म में सितंबर 1956 में। कब क्या था, 1956 में। आफ्टर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियाज पार्लियामेंट इन जून 1956। जून 1956 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ और सितंबर में क्या हुआ, ये स्टार्ट अपना ऑपरेशंस कर दिया। लिख लिए LIC केम इनटू द इफेक्ट में कब आया, जुलाई से आया, ठीक है। इट हेल्प इन द नेशनलाइजेशन द प्राइवेट इंडस्ट्री इन इंडिया, और इसने नेशनलाइजेशन प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में को नेशनलाइज करने में बड़ा हेल्प किया था, है ना। क्या कह रहा है, LIC ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 154 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। जो LIC मर्ज हुआ था ना भाई साहब, वो ऐसा है कि 154 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो उसके साथ मर्ज हुआ था, ठीक है, और 16 फॉरेन कंपनीज थी लाइफ इंश्योरेंस की और 75 प्रोविडेंट कंपनीज थी। इन सब को मर्ज करके एक कंपनी बनाया गया, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कह रहा है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। क्या था, लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था इंडिया में। सो इट हैज एन एसेट वैल्यू, इसका एसेट वैल्यू इतना था, ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको यहां से काट दीजिए, इसका कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ, ऑफिस कहां है ये देख लीजिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। क्या रहा है, मेन स्लोगन ऑफ LIC पूछा जा सकता है कि स्लोगन का, मेन स्लोगन LIC का क्या है, योग से मन वहामयम, है ना। मीनिंग मतलब होता है योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको उठाया कहां गया से, संस्कृत का श्लोक उठाया गया है ये भगवत गीता का 9वां चैप्टर से 22वां श्लोक, 22वां श्लोक 9वां चैप्टर से ये उठाया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द चेयरमैन कौन थे, MR कुमार, है ना। बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, कैसे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आया, वो LIC आया और लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री कैसे रही वो आइए जानते हैं। कह रहा 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो था, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था इंडियन धरती पर, मतलब इंडिया में पहली बार अगर कोई आया तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आया था। 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस। तो पहला इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था जिन्होंने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया इंडिया में। 1912 में इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट इनेक्टेड एज द फर्स्ट स्टेट्यूटरी टू रेगुलेट द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अब 1912 में ये आया। 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट enacted to enable the government to collect statistical information about both life and long life business, दोनों के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया। उसके बाद 1938 में क्या हुआ कि अर्लियर लेजिस्लेशन कंसोलिडेटेड एंड अमेंडेड टू बाय द इंश्योरेंस एक्ट, क्या किया उसके लिए कानून बनाया गया इंश्योरेंस एक्ट के तहत, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरिंग पब्लिक। तो किसके लिए बनाया गया ये कानून, क्यों बनाया गया भैया इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, ताकि पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। मान लो किसी ने पैसा लगा दिया, ठीक है, इंश्योरेंस खरीद लिया, और जब काम करने आया, जब जरूरत पड़ी, इंश्योरेंस कंपनी बोल दिया भैया हम पहचानते नहीं है, सॉरी नहीं पता मेरे को, तुम कौन मैं कौन, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए इंश्योरेंस एक्ट लाया गया ताकि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। 1956 में क्या हुआ, 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर्स, 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज आर टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा ले लिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब के द्वारा 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरेंस को उसको टेकन ओवर कर लिया गया एंड नेशनलाइज कर दिया गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद
LIC का फॉर्मेशन यहीं पे हुआ। कह रहा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 1956 में जब LIC एक्ट आया तो 5 करोड़ के कंट्रीब्यूशन के साथ इसकी शुरुआत की गई। एंड द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया ऑन द अदर हैंड trace its roots to the Triton Insurance Company Limited, the first general insurance company established in 1850 by Calcutta by British। तो जनरल इंश्योरेंस का हमको पूछा नहीं है तो हम दिमाग लगाने जाएंगे नहीं, वैसे ये बात जान लो कि जनरल इंश्योरेंस का पहला जो कंपनी स्टार्ट हुआ था वो कलकत्ता में ब्रिटिश के द्वारा 1850 में किया गया था। तो आप यहीं तक पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर यहां तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पर कि भैया कैसे LIC जो है इन्वेस्ट करती है। तो कह रहा है here are comes some key points regarding LIC investment policies। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या कह रहा है कि LIC फॉलो अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अप्रोच टू मिटिगेट रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न। तो LIC क्या करता है कि डाइवर्सिफिकेशन करता है, कैसे अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उसके लिए, ताकि उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और रिस्क को कम किया जा सके, उसके लिए वो क्या करता है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते रहता है। दे इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट लाइक क्लासेस जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट। देखो बात समझो, अगर LIC का शेयर ठीक है इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी एक ही जगह पे कर रहा है तो क्या होगा, डूबेगा या उगेगा। लेकिन अगर 5-6 जगह पे कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, पैसा बचेगा, एक जगह डूब गया तो दूसरी जगह से आ जाएगा। वही काम बोल रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्या कह रहा है LIC इन्वेस्टमेंट डिसीजन मस्ट कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस सेट अप बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जो LIC का हेड है, रेगुलेटरी बॉडी है, हेड है, तो वो जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है वो इसको प्रोवाइड कराता है और वो उसके थ्रू वो काम सारा करता है। कह रहा है दीज रेगुलेशन आर डिजाइन टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पॉलिसी होल्डर फंड। और ये गाइडलाइन क्यों बोलता है, ताकि पॉलिसी होल्डर जो है जो पॉलिसी लिए हैं उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात ध्यान में रखी जाए। चलिए तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करता है। भाई साहब क्यों करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, रिटर्न और फिक्स रिटर्न और सेफ्टी इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का सिक्योरिटी जाएगा कहां। कह रहा है LIC typically invest in a significant portion of its fund in government securities and bonds issued by the central and state government. These investments are considered safe and provide a stable source of income। देख लो कि चूंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या है, सेफ है, स्टेबल है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो इनकम आते रहेगा, इसीलिए LIC क्या करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती रहती है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करती है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे IDBI को, आपको हिस्ट्री ऑफ बैंक में मैंने पढ़ाया था कि LIC ने IDBI का मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिया और IDBI प्राइवेट बैंक बन गई, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ ना, उसी को तो बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जी सर। कह रहा है LIC आल्सो इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट primarily through the purchase of shares in the listed companies. These investments have a potential for higher returns but also carry a higher level of risk compared to the government security। तो देखो यार ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि प्राइवेट गवर्नमेंट की अपेक्षा में अगर प्राइवेट जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो भैया रिस्क तो है, लेकिन जहां ज्यादा रिस्क वहां ज्यादा रिटर्न। भैया पैसा ज्यादा लगाओगे ज्यादा कमाओगे, कम लगाओगे तो कम कमाओगे, सिंपल सी बात है। उसी तरह से कह रहा है इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखो LIC क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे भी काम कराता है। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या हुआ कि मतलब पावर प्लांट्स बनवा दिया, रोड्स बनवा दिया, उस जगह पे भी ये इन्वेस्टमेंट करता है। देखो LIC में इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट ऑफर द पोटेंशियल फॉर स्टेडी रिटर्न्स ओवर एक्सटेंडेड period. These investment can include roads, power plant, other critical infrastructure development। तो मिला जुला के यही बोलो कि भैया LIC जो है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करता है, यानी कि रोड्स पे करता है, पावर प्लांट्स वगैरह पे लॉन्ग टर्म में करता है। रियल एस्टेट पे भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, रियल एस्टेट मतलब घर वगैरह पे, है ना, ठीक है। LIC में ऑल्सो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बोथ रेसिडेंशियल और कमर्शियल, दोनों पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदता है, ठीक है। LIC इन्वेस्ट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूड बाय द रेप्यूटेड कंपनीज। रिस्क मैनेजमेंट करता है भैया, मतलब रिस्क मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि जहां देखता है कि भैया जहां ज्यादा हमको रिटर्न मिलेगा हम वही करेंगे, और जहां क्या बोलते हैं ज्यादा रिस्क है थोड़ा कम किया जाएगा। तो मैनेजमेंट वही होता है कि रिस्क को मैनेज करते हुए। देखो क्या अगर LIC एम्प्लॉय रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिमेन स्टेबल एंड रेजिलिएंट।
तो भाई साहब यही बोल रहा है कि हम रिस्क मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं कि क्या रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो नहीं करेंगे, रिस्क कम तो इन्वेस्ट करो, ठीक है। या फिर उस हिसाब से मेजर करने का अपना टेक्निक होता है कि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर रिस्क ज्यादा हुआ रिटर्न कम होगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। Ethical investment, कह रहा है LIC also consider the environmental, social governance, ESG factor when making investment decisions, aligning in its investment and responsible for sustainable practice। बोल रहा भाई साहब ऐसा जगह पे इन्वेस्ट मत नहीं करता है जहां उससे समाज का कुछ बुरा हो, तो ऐसा जगह इन्वेस्ट करता है जहां समाज की भलाई हो। पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट, अब पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के लिए भी वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये बात है बिल्कुल सिंपल सी, इसमें कोई बहुत पहाड़ धंसने वाला बात नहीं है, नहीं। चलो आप चले रेगुलेटरी बॉडी ऑफ एडई, है ना, क्या कह रहा है, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ एडई। एडई कौन है, एलआईसी, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ एलआईसी कौन है, एडई। एडई का फुल फॉर्म द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है जी। is the regulatory body responsible for overseeing the insurance industry in India। Here the brief history of AIRDA। तो एडा सिर्फ LIC के लिए नहीं है, जितने इंश्योरेंस सेक्टर है ना, जनरल, लाइफ, मरीन, सब के लिए एडा है ना। एडा इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑल इंश्योरेंस सेक्टर। चलो कैसे फॉर्मेशन हुआ, बना कैसे, देखिए। एडा एस्टेब्लिश्ड हुआ 19 अप्रैल 2000 को बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉन एज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1998। एडा एक्ट 1999 में आया, 1999 में आया था, 19 अप्रैल 2000 से इसका काम शुरू हो गया। एंड दिस एक्ट वाज पास टू रेगुलेट द प्रमोट द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो क्यों पास किया गया एक्ट को, ताकि रेगुलेट कर सके और प्रमोट कर सके इंश्योरेंस सेक्टर को और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को इंडिया में। प्रीडिसेसर, इससे पहले कौन था, कह रहा है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एडई द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया वाज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय द कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938। पहले जब तक ये एक्ट नहीं बना था, एडा एक्ट, तब तक इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत ये चलता था, 1938 में, जो पहले मैंने बताया आपको। The AIRDA Act repealed Insurance Act 1938 and created more modern regulatory framework। तो बोला AIRDA Act जो है वो उसको बदलकर कर दिया, इंश्योरेंस एक्ट को बदलकर AIRDA Act कर दिया गया, जिसमें नए नए चेंजेस किए और नया नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, आइए ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं ना जी सर। कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AIRDA क्या है, आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, सर एडा का है। प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आपका प्रमोट करना ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हैं उसके। एंड इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरर, देखो जो इंश्योरर है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चेक करते रहना कि भैया लेके भाग तो नहीं रहा है ना। और उसके बाद इसका फंक्शंस क्या है, कह रहा है एडा इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू इंश्योरेंस कंपनीज। देखो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उसको लाइसेंस देने का काम जो है वो कौन कर रहा है, वो एडा करती है। सेटिंग रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, सर्विसेज बनते हैं, उसके लिए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस सेट करना, है ना, नियम कानून बनाना, उसका काम किसका है, एडा का ही है। किसके लिए, सारे इंश्योरेंस के लिए, सिर्फ LIC के लिए नहीं। कह रहा है मॉनिटरिंग एंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, जो हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज है उसके फाइनेंशियल और मॉनिटरिंग करते रहना। कह रहा है इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंश्योर करना कि उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये ले लीजिए LIC और उसकी बॉडी कौन थी सर, LIC, हाँ LIC और उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन थी, एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड पे काम करता है। किस पे काम करता है, म्यूचुअल फंड पे। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत हुई इसकी और UTI है क्या। कह रहा है द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in India that specialize in managing and offering various mutual fund schemes to the investor। तो UTI क्या करता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो बेसिकली मैनेज करता है या ऑफर करता है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को के स्कीम्स को इन्वेस्टर को। जैसे मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे इन्वेस्ट करना है और अगर मुझे इन्वेस्ट करना है
तो भैया मैं कहां जाऊंगा, यूटीआई के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। अक्सर तो आपने एसआईपी वगैरह का नाम सुना ही होगा। कह रहा है यूटीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन फरवरी 1 1964, 1 फरवरी 1961 को, सॉरी 1964 को इसकी शुरुआत हुई, मतलब एस्टैब्लिश्ड हुआ थ्रू द यूटीआई एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यूटीआई एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई 1 फरवरी 1964 को। इट वाज क्रिएटेड विद द लीगल प्रमोटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द इंडियन पॉपुलेशन एंड चैनलाइज दोज फंड इनटू द कैपिटल मार्केट्स टू कंट्रीब्यूट द कंट्री इकोनॉमी ग्रोथ। तो बोला भैया इसको क्रिएट इसलिए किया गया ताकि हम जो सेविंग्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, आप देखो उसको डायरेक्ट शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करना आता नहीं, जैसे मैं एक आम नागरिक, और आम नागरिक होने के कारण मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता है, और अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता है तो फिर हमारे लिए है म्यूचुअल फंड, जहां यूटीआई हम बहुत सारे उसमें इंटरमीडिएरी होते हैं जो आपके पैसे को बचाने का काम करते हैं और उसको कैपिटल मार्केट में लगाते हैं और आपको अच्छा रिटर्न दिलाने का काम करते हैं। तो वही कह रहा है यूटीआई प्लेड ए पाइवोटल रोल इन द पॉपुलराइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो यूटीआई के क्या कि भाई म्यूचुअल फंड्स को पॉपुलराइज करने का काम इंडिया में इसी का है। कह रहा है इट्स लॉन्च द फर्स्ट स्कीम, जो पहला स्कीम था वो लॉन्च किया यूनिट स्कीम 1964 में, यूएस 64। एक मिनट रुकेगा। चलिए, तो उसके बाद क्या है, विच बिकेम हाईली पॉपुलर अमोंग इन्वेस्टर फॉर सेवरल decades। कह रहा है US 64 was a closed-end scheme that offered investor and the opportunity to invest in the units of scheme and receive returns based on the performance of the underlying securities held by scheme। देखो बेसिक वही चीज है कि हम यूटीआई क्या करती है कि भैया आपसे इन्वेस्टमेंट लेके मीडिएटर के थ्रू अपने कैपिटल मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट को आपका इन्वेस्ट कर दी, और वहां से फिर बहुत सारा रिटर्न आपको लाके देती है। और उसको बड़ा रोल कौन प्ले करता है सर? बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है यूटीआई। ठीक है, क्योंकि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में हमें बहुत तकलीफ होती है ना, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है भाई, पता नहीं कौन सा शेयर अच्छा है कौन बुरा है, तो इसीलिए हमारे लिए म्यूचुअल फंड है जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। चलो, अब यूटीआई का जो स्कीम है ना, इतने सारे स्कीम ऑलरेडी हैं। देखो कब कब कैसे कैसे शुरुआत हुई। यूनिट स्कीम की शुरुआत 1964 में हुई, 1917 में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, 1986 में चिल्ड्रन गिफ्ट ग्रोथ फंड यूनिट स्कीम को ब्रॉड के लाया गया, राजलक्ष्मी यूनिट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस 1992 में, द सीनियर सिटीजन यूनिट प्लान वाज इंट्रोड्यूस 1993 में फॉर सीनियर सिटीजन, कंट्री के सीनियर सिटीजन के लिए लाया गया, मंथली इनकम यूनिट स्कीम लाया गया, मास्टर इक्विटी प्लान लाया गया 1995 में, द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ 1997 में, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ सेक्टर फंड एस्टेब्लिश हुआ 1999 में, एंड द ग्रोथ एंड इनकम यूनिट जो था वो आपका एस्टेब्लिश हुआ जो अलग है। तो ये सारे स्कीम्स लाए गए। अब देखो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें सॉरी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की अगर बात करें तो यहां पे क्या काम करें, कह रहा है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है ना। देखिए द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग दोज मैनेज्ड बाय यूटीआई। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आइए देखते हैं, जो किसका, म्यूचुअल फंड का या फिर यूटीआई के थ्रू जो मैनेज करते हैं उनका, इज टू जनरेट रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि यही काम करते हैं ये, कि जो यूटीआई में बैठे हुए हैं ना इंटरमीडिएरीज, उनको पता होता है कि भैया कहां कैसे क्या हो, क्योंकि वो उसी काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो आपके पैसे को लिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड के तहत, और आपके पैसे को 4-5 जगह लगा दिए तो फिर वहां से रिटर्न भी आपका अच्छा आने लगा। यही काम है बेसिकली। कह रहा है द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कैन वेरी फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर एंड कैन इंक्लूड गोल्स लाइक वेल्थ क्रिएशन, इनकम जनरेशन एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन। ये सारा काम ये करता है, डाइवर्सिफाई करने का काम करता है। म्यूचुअल फंड का काम ही है डाइवर्सिफाई करना, मतलब कि आपसे पैसा लिया, मान लो 2 लाख रुपए आप लगाए, तो एक बार 2 लाख किसी एक शेयर में जाके नहीं लगाता है यूटीआई म्यूचुअल फंड, वो क्या करता है अलग अलग 10 जगह पे पैसा लगा दिया। तो मान लो एक जगह पे नुकसान भी हुआ तो 5 जगह से फायदा तो आ रहा है, वही काम है इसका डाइवर्सिफिकेशन का। रिस्क मैनेजमेंट भी करता है कि भैया बहुत ज्यादा रिस्क लेके नहीं चलता है ना,
ये आपका रिस्क को मैनेज करते हुए काम करता है। देखो कह रहा है यूटीआई एंड अदर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैव रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होता है। किसके पास? यूटीआई और उसके इंटरमीडिएट यानी कि म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उनके पास इन प्लेस टू मिटिगेट रिस्क को कम करने के लिए एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट के साथ दे एसेस एंड मैनेज रिस्क, दो एसेस करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं कि कैसे मार्केट कंडीशन को देखते हुए, इंटरेस्ट मूवमेंट को देखते हुए, क्रेडिट क्वालिटी एंड लिक्विडिटी को देखते हुए, तो वो उसी से रिलेटेड है। अब इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन, देखो उनको पता होता है कि कहां हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो ये बात बड़ा फैक्ट है कि हमें पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या नहीं है, राइट। तो इसीलिए इसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो वहां पे यूटीआई जो होते हैं या उसके मैनेजर जो होते हैं उनको पता होता है कहां रिस्ट्रिक्शन करना है, और ट्रांसपेरेंसी रखना, ये का भी काम इनका है। कह रहा म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, होल्डिंग्स एंड परफॉर्मेंस। इसके लिए क्या है? ट्रांसपेरेंट है। दे पब्लिश रेगुलर रिपोर्ट्स, फेस शीट्स, अदर डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड इन्वेस्टर विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंड पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस एंड एक्सपेंसेस। मतलब सब कुछ तुमको देखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी कौन? रेगुलेटरी बॉडी ऑफ यूटीआई, यूटीआई नहीं सारे फंड्स का, जितने सिक्योरिटीज एक्सचेंज है ना, इसका नाम ही सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड बॉडीज है ना, सबका हेड मतलब पप्पा जी यही है, सेबी। तो कह रहा था सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 को इसका काम शुरू हो गया था, लेकिन उसमें वो संवैधानिक बॉडी नहीं थी। बाद में एक रेजोल्यूशन पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको संवैधानिक बॉडी कहा गया। कब? 1992 में। और एंड द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट बनाया गया 1992 में। और वो जो फोर्स आया उसके बाद वो फिर कब से शुरू हुआ? संवैधानिक बॉडी बनने के बाद 30 जनवरी 1992 से। तो पहले बॉडी कब बनी? 12 अप्रैल 1988 को। काम चल रहा था नॉन संवैधानिक बॉडी के तौर पर। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 1992 में एक्ट आया और फिर ये संवैधानिक बॉडी बन गई, और फिर 30 जनवरी 1992 से इसका काम चलने लगा। अब देखो फंक्शंस ऑफ सेबी, इसको देख लो एक बारी, बात बहुत समझना। कह रहा फंक्शंस में पहला प्रोटेक्टिव फंक्शंस, दूसरा डेवलपमेंट फंक्शंस और तीसरा रेगुलेशन फंक्शंस। 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है कौन? सेबी। प्रोटेक्टिव फंक्शंस प्रोटेक्ट करने के लिए होता है किसको? कस्टमर के को। अब मान लो कि कोई म्यूचुअल फंड में कुछ जगह था, गलत तरीके से कोई कंपनी आई और उसको क्या किया, आप तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, तो ये देखने का काम कौन करता है? सर सेबी करता है कि भैया वो कंपनी सही है कि नहीं। तो चेक ऑन प्राइस रिगिंग, प्राइस को ऊंचा नीचा देखने के लिए काम। इनसाइडर कोई ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा है, उसको भी देखने का काम कौन? सेबी करता है। मैनिपुलेटिव और फ्रॉडलेंट कोई एक्टिविटीज हो रही है तो उसको भी देखने का काम सेबी करता है। एडुकेट कस्टमर, कस्टमर को एडुकेट करने का काम भी सेबी करता है, और इसके लिए बहुत सारे पॉलिसी, बहुत सारे ये क्या चलाए जाते, स्कीम्स चलाए जाते हैं, या फिर बहुत सारे बोलते हैं ना वर्कशॉप चलाए जाते हैं। बेसिकली वर्कशॉप किया जाता है। जैसे अगर आप झारखंड से हो तो सेबी की बॉडी है कहाँ? कलेक्ट्रेट बिल्डिंग रांची में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग भी कई बार जाते थे, जब मास्टर्स कर रहे होते थे तो वहां पे जाते थे, बहुत सारी चीजें सीख के आते थे। चेक ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये भी चेक करने का काम है। डेवलपमेंट फंक्शन क्यों होता है? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी, मतलब जो आपकी म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स वगैरह की जो रक्षा करते हैं ना, ये इंटरमीडियरी होते हैं, तो इसीलिए इनका हमेशा ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद है प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर्स के एजुकेशन को वो प्रमोट करते हैं। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, ये रिसर्च करते हैं और उस पर बेस पर इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं। उसके बाद है रेगुलेट। अब रेगुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या फंक्शंस प्ले करता है सेबी? जो रूल रेगुलेशन बनाता है, रजिस्टर रेगुलेट करवाता है इंटरमीडियरीज का, रजिस्टर रेगुलेट कराता है म्यूचुअल फंड्स का। सेबी जो कंडक्ट करता है इंक्वायरी और ऑडिट कराता है पूरा स्टॉक एक्सचेंज का। तो देखिए एलआईसी के लिए हेड बॉडी कौन? एडा। और अगर यूटीआई की बात करें उसके लिए कौन? सेबी। और सेबी सारे सिक्योरिटीज के लिए है, और एडा जो है सारे इंश्योरेंस के लिए। बात समझ में आई? जी सर। तो मुझे लगता है बैंकिंग खत्म हो गया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।